नमस्कार, हमारे इस खास सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी बुनियादी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने पिछली कड़ी देखने के बाद स्टॉक बाजार में दिलचस्पी लगाना शुरू कर दिया होगा। अगर किसी वजह से आपने नहीं देखा हो, तो अब तक जो हुआ उस पर एक सरसरी नजर। इस शो पर अगले 5 हफ्तों में हम आपको ये बताएंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें निवेश कैसे करते हैं और इसके लिए क्या क्या जरूरत है। तो आइए शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आखिर स्टॉक है क्या। स्टॉक एक तरह से कंपनी के मालिकाना हक में हिस्सेदारी है। हम एक कदम आगे बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होते हैं। ये जगह किसी बाजार की तरह है जहाँ स्टॉक खरीदे या बेचे जाते हैं। भारत में 2 बड़े सूचकांक या इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। देश के भीतर ज्यादातर कारोबार एनएसई के जरिए होते हैं। बुल मार्केट या तेजड़ियों का रिश्ता सूचकांक से है, जब कीमतों में उछाल की उम्मीद की जाती है, जबकि बेयर मार्केट या मंडिये ठीक उल्टी हालत होती है, जब बाजार नीचे लुढ़कता है और स्टॉक की कीमत घटने की आशंका होती है। तो स्टॉक मार्केट में उतरने से पहले कुछ बातें दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कमाई को लेकर आपकी सोच क्या होगी और आपको कितना पैसा चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपनी जिंदगी में आप उम्र के किस पड़ाव पर है। दूसरी बात, आप अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा हासिल करें ताकि तय हो सके कुल पैसे का कितना हिस्सा आप स्टॉक बाजार में निवेश करना चाहते हैं। साथ ही कितनी रकम बीमा, फिक्स डिपॉजिट, जमीन और सोने में निवेश करना चाहते हैं। सेबी भारतीय स्टॉक बाजार का रखवाला और नियामक है। सेबी का सबसे अहम काम हमारे और आपके जैसे निवेशकों की हितों की सुरक्षा करते हुए स्टॉक मार्केट का विकास करना है। जिस तरह आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह स्टॉक्स बेचने, खरीदने और रखने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक तौर पर रखे जाते हैं, यानी आपको इसके लिए सर्टिफिकेट या दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। और आपका ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स की खरीद बिक्री के लिए बैंक खाते और डीमैट अकाउंट के बीच पुल का काम करता है। मिस्टर सांघवी मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं। आइए देखते ये कैसे होता है। सेबी के मुताबिक नो योर क्लाइंट या केवाईसी का फॉर्म भरना जरूरी है ताकि आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल ना हो। ये एक आसान फॉर्म है जो मिस्टर सांघवी भर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि पैन कार्ड या परमानेंट अकाउंट नंबर होना बहुत जरूरी है। तो अब एक भरोसेमंद ब्रोकर, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट के साथ मिस्टर सांघवी देश की बेहतरीन कंपनियों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अब आप स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में बुनियादी चीजें जान चुके हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज आखिर काम कैसे करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कैसे काम करता है। एक्सचेंज कारोबार का मुख्य प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सूचीबद्ध या लिस्टेड शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई है। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है जहां ऑनलाइन कारोबार होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर मौजूद इसके सदस्य के दफ्तर एनएसई के मेन सिस्टम से एक हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है जब आप किसी खरीद या बिक्री के लिए क्लिक करते हैं? एक्सचेंज एक ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो ऑर्डर पर काम करने वाला ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम है। ये कारोबार या ऑर्डर देने वाली पार्टियों की पहचान जाहिर नहीं कर सकता, यानी खरीद या बिक्री का ऑर्डर किसी के पहचान जाहिर करने से नहीं दिए जा सकते। लेकिन चुने हुए शेयर्स की खरीद या बिक्री के दाम कैसे तय होते हैं? किसी भी वक्त बाजार में मौजूद एक ही स्टॉक के कई खरीददार या बेचने वाले हो सकते हैं। मिसाल के लिए आपने रिलायंस के 10 शेयर्स 900 रुपए में खरीदने का फैसला किया और उसी वक्त 2 अनजाने लोगों ने रिलायंस के अपने 5 शेयर्स को 900 रुपए में बेचने का फैसला किया। ऐसे में कंप्यूटर सिस्टम खुद ब खुद एक खरीददार और 2 बेचने वाले को मैच कर देगा ताकि कारोबार पूरा हो सके। ऑर्डर मैचिंग प्राइस टाइम की प्राथमिकता के मुताबिक होता है। लिहाजा जब बाजार में किसी स्टॉक के ज्यादा खरीददार होंगे
तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी और जब बेचने वाले की संख्या ज्यादा होगी तो कीमत नीचे आएगी। लेकिन तब क्या होगा जब आप जिस शेयर को खरीदना चाहते हो और उसे कोई नहीं बेच रहा हो? अगर आपके ऑर्डर को कोई मैच नहीं मिलता तो वो सिस्टम में रहेगा और जब तक नया ऑर्डर मैच नहीं होता या ऑर्डर कैंसिल नहीं हो जाता पूरे बाजार में डिस्प्ले होता रहेगा, लेकिन आपका लेन देन पूरा नहीं हुआ। आप जो शेयर खरीदेंगे वो फौरन ही आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि एनएससी T+2 बेसिस पर रोलिंग सेटलमेंट करता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर आपने सोमवार को लेन देन किया तो ये 2 दिन बाद बुधवार को पूरा होगा। यानी अगर आप 100 रुपए के रेट से किसी कंपनी के 1000 शेयर सोमवार को खरीदते हैं तो आपको अपने ब्रोकर को कुल 1 लाख रुपए मंगलवार तक दे देने होंगे और इसके बाद ब्रोकर को तीसरे दिन यानी बुधवार तक स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देने होते हैं ताकि लेन देन पूरा हो जाए और ये आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। जैसे ही ऑर्डर कोई निवेशक सिस्टम में डालता है तो सबसे पहले उस ऑर्डर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। उसके साथ साथ यही ऑर्डर को एक टाइम स्टैंपिंग दिया जाता है, मींस किस टाइम पे ये ऑर्डर सिस्टम में आया था। एक बार ये ऑर्डर नंबर और टाइम स्टैंप दे दिया गया, बाद में उस ऑर्डर को तुरंत ही एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस की वजह से और टाइम की वजह से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो उसे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में जाके इकट्ठा किया जाता है। ये सारे ऑर्डर जो ऑर्डर बुक में इकट्ठा है, जो एग्जीक्यूट अब तक नहीं हुए हैं, उन ऑर्डर्स को प्राइस और टाइम प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं। प्राइस प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर 2 ऑर्डर एक ही टाइम पे सिस्टम में आए हैं तो जिस ऑर्डर का भाव ज्यादा है उसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी। अगर 2 ऑर्डर अलग अलग भाव से आए हैं लेकिन सेम टाइम पे आए हैं तो वो भाव की प्रायोरिटी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 ऑर्डर सेम प्राइस पे आते हैं, तो उस केस में जो ऑर्डर पहले आया है उसे सिस्टम अपने आप एग्जीक्यूशन की ओर लेके जाती है। जो दूसरा भाग है ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम पे सारे जो बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं उन्हें बेस्ट बाय और बेस्ट सेल ऑर्डर्स की प्रायोरिटी में रखे जाते हैं। ये जो बेस्ट बाय और बेस्ट सेल की जो प्रायोरिटीज है वो कैसे तय करते हैं? वो बाइंग के ऑर्डर के लिए सेलर के व्यू पॉइंट से होता है और सेलिंग ऑर्डर के लिए बायर के व्यू पॉइंट से होता है। यानी कि बेस्ट बाय ऑर्डर की प्राइस हमेशा सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज सामने वाला जो सेलर है उसे वो सबसे ज्यादा भाव में खुद के शेयर बेचने हैं। उसी तरह बेस्ट सेल ऑर्डर वो सबसे कम भाव में होगा, बिकॉज उसके सामने जो बायर खड़ा है उसे सबसे ज्यादा भाव में अपने शेयर्स बेचने हैं। इस तरह ये सारे ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं और उससे ट्रेड्स दे जाते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि निवेशकों के कई तरह के जोखिमों से भी सुरक्षा करता है। बाजार के खतरों से कैसे निपटते हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर हमारे शो पर। बात चाहे मौसम की हो, सेहत की हो या फिर ऑफिस से आते जाते ट्रैफिक जाम की हो, हम सब अपनी रोजाना जिंदगी में कोई न कोई रिस्क जरूर उठाते हैं, लेकिन इस रिस्क का इंतजाम भी करते हैं। ठीक इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज भी अपने निवेशकों के जोखिम का बंदोबस्त करता है। एनएससी में जोखिम प्रबंधन का काम देने वाला हिस्सा नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड या NSCCL लगता है। NSCCL के अहम कामों में ये तय करना कि कारोबार कर रहे सदस्य वाकई लेन देन की क्षमता रखते हैं, ये तय करता है कि पूंजी पर्याप्तता की जरूरतें पूरी हो, ये लगातार सदस्यों और उनके कारोबार पर नजर रखता है और सबसे आखिर में मार्जिन की जरूरतों को लेकर ये कड़े पैमाने मेंटेन करते हैं।
Once a trade is executed on the exchange platform, it has to be settled. So supposing the buyer does not bring in the funds, what will happen? The seller will be left with the shares which he has already sold and he's waiting for the funds. What clearing exchange has done is set up a clearing corporation whose job is to be the counterparty for all the settled trades which are executed on the exchange, which are settled through the clearing corporation. So essentially for all the settlements on the clearing corporation becomes a counterparty to all the investors. तो कोई एक्सचेंज आखिर मार्जिन क्यों मेंटेन करता है और निवेशक की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ता है? जैसा कि हम जानते हैं कि आपके शेयर्स के लेन देन को पूरे होने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन इस दौरान स्टॉक मार्केट में किस्मत बदल सकती है। आपके खरीदे शेयर्स की कीमत तेजी से बढ़ सकती है और बेचने वाले बेहतर कीमत की लालच में अपनी बात से मुकर सकता है। तो ऐसे में एक्सचेंज इस बात का भरोसा कैसे दिलाता है कि लेन देन की सारी शर्तों का सम्मान किया जाए? यही मार्जिन सिस्टम अपनी भूमिका निभाता है। Clearing corporation collects margin upfront for every transaction which is happening on the exchange platform, and the margin is based, it's not a number which just is generated out of hand. It is based on the volatility in the market, and it is continuously recomputed based on the price volatility which is happening in the market. When the prices move up or down consistently, there is a significant amount of volatility in the prices, the margins shoot up because the risk of uncertainty has increased. To cover the uncertainty risk, the margins might shoot up. इसे एक मिसाल देखकर समझते हैं। अगर आप 100 के रेट में किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदते हैं, तो आपको अपने ब्रोकर को कुल 1 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन T+2 रोलिंग सेटलमेंट की वजह से इस लेन देन को लॉक करने के लिए आपको ये रकम अपने ब्रोकर को एडवांस भुगतान करनी होगी। ये एडवांस रकम ही मार्जिन कही जाती है, जो कुल रकम के एक निश्चित फीसदी के मुताबिक तय होती है। अगर इस मिसाल में अपफ्रंट मार्जिन 10% हो, तो डील पक्की करते वक्त आपको 10,000 रुपए देने होंगे। मार्जिन के बारे में समझने के लिए हम एंजल ब्रोकिंग के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट भाविन पारेख को लेकर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट आप हमें समझा सकते हैं और ये निवेशक की सुरक्षा कैसे करता है? इन्वेस्टर को मार्जिन सेफगार्ड करता है बिकॉज लेट्स से आज एक इन्वेस्टर एक ब्रोकर के साथ कुछ सिक्योरिटीज परचेज करता है और एक दूसरा इन्वेस्टर कोई दूसरे ब्रोकर के साथ सेल करता है। अगर एक्सचेंज जो सेटलमेंट करता है ये दोनों ब्रोकर्स का, अगर ये मार्जिन नहीं लेवे और कल कोई ब्रोकर ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया एक्सचेंज के साथ, देन ये मार्जिन ही सेफगार्ड कर सकता है काउंटर पार्टी रिस्क के हिसाब से। इसलिए ये मार्जिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक्सचेंज ये मार्जिन हर एक ट्रेड के लिए अपफ्रंट हर एक ब्रोकर से पैसा लेता है। अगर ब्रोकर का मार्जिन एक्सचेंज के पास नहीं रहा तो ब्रोकर को सौदा करने के लिए अलाव ही नहीं करेगा। आपने प्राइस वॉलेटिलिटी की बात की, तो ये प्राइस वॉलेटिलिटी का असर मार्जिन्स पे क्या होता है? मार्जिन्स किस तरीके से ऊपर और नीचे जाते हैं? सपोज आज पर आप कोई स्क्रिप्ट परचेज करते हो और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अगर मैं वो फिक्स मार्जिन पे ही काम करूं तो कहाँ ना कहाँ वो मार्जिन कम हो सकता है। अगर वॉलेटिलिटी नॉर्मली अगर एक स्क्रिप्ट ऊपर नीचे 2% से ऊपर नीचे होता है, बट अचानक 10% वॉलेटिलिटी आ गई, उस पर 10% की वॉलेटिलिटी आ गई, तो चांसेस है कि आपका मार्जिन कम हो जाए, तो वो हिसाब से एक्सचेंज उसी टाइम मार्जिन बढ़ा देता है। तो प्राइस वॉलेटिलिटी हैज उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जो मार्जिन आपका बढ़ा सकता है। क्या ब्रोकर हर ट्रेड के लिए मार्जिन चार्ज करता है? इसमें 2 टाइप के ट्रेड कर सकते हो आप ब्रोकर के साथ। आप अगर परचेज करते हो ब्रोकर के पास तो ब्रोकर हमेशा आपका डिपॉजिट रहेगा तो ही अलाउ करेगा आपको, बट अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका सिक्योरिटीज ऑलरेडी ब्रोकर के पास रहेगा तो आपके पास से वो मार्जिन नहीं लेता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ अगर डिपॉजिट है ब्रोकर के साथ तो ही मार्जिन मैं नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो मार्जिन देना बहुत जरूरी है बिकॉज ये डिपॉजिट ब्रोकर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है अपने कस्टमर का रिस्क मैनेज करने के लिए। इसकी वजह से हर एक कस्टमर से वो मार्जिन लेना कंपलसरी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मार्जिन जोखिम के बड़े हिस्से को कम कर देता है। आगे की सुरक्षा के लिए NSCCL ने एक बड़ा सेटलमेंट गारंटी फंड बना रखा है।
ये सेटलमेंट गारंटी फंड किसी बीमा योजना की तरह काम करता है। जिस तरह आप बीमा योजना के लिए प्रीमियम देते हैं, उसी तरह एनएससी के सदस्य इस फंड के लिए एक तय रकम देते हैं। लेकिन इस फंड का इस्तेमाल कैसे होता है? जब कोई भी कारोबारी सदस्य डिफॉल्टर होता है तो इस फंड से लेकर लेन देन पूरी की जाती है। व्यवहार के तौर पर देखें तो ये बाजार में कारोबार करने वाले किसी भी पक्ष का जोखिम खत्म कर देता है। There is no default from the time we have started operations. The clearing corporation started in 1995. We have started operations in 1994. From that point onwards, there is absolutely no default or no delay in pay in and payout of funds and securities. It happens on a clockwork precision throughout the period. ये एपिसोड खत्म होने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपका ब्रोकर आपकी शिकायत का निपटारा 15 दिनों के भीतर नहीं करता, तो आप एनएससी के शिकायत सेल में सीधा जा सकते हैं। खाता खोलने के फॉर्म में दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े हिस्से पर अगर आप दस्तखत करते हैं, तो आपके ब्रोकर को कानूनी तौर पर आपका अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन ना तो एक्सचेंज और ना ही सेबी की तरफ से इसे शर्तों में शामिल किया गया है। ये पूरी तरह से आपका फैसला है। ऐसे में आप तय कर ले कि ब्रोकर को सिर्फ सीमित पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हो, जिसे आप जब चाहे खत्म कर सकते हैं। ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हुआ, इस उम्मीद के साथ कि बाजार से जुड़े कुछ राजों से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा होगा। इस सीरीज को हम अगले हफ्ते आगे ले चलेंगे और आपको बाजार में निवेश के अलग अलग तरीके बताएंगे। तब तक के लिए सावधानी से निवेश करें। देखने के लिए धन्यवाद।